स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने हिंदी के गद्य खंड और पद्य खंड यानी कि 13 चैप्टर इधर और 13 चैप्टर इधर जो रहता है, सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तो देखिए, क्योंकि साइंस आर्ट्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, इसके अलावा और क्या, और जैसे कि आपको एक हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किया है और याद कराने का बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग आज होम साइंस के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं, जो कि मुख्य रूप से लड़कियों के लिए होता है या लड़कों के लिए नहीं होता है। होम साइंस का है तो गृह विज्ञान, घर के बारे में इसमें पढ़ना होता है, बाल बच्चों के बारे में पढ़ना होता है, तो मुख्य रूप से लड़कियों के लिए ही होता है। अपवाद में कहीं 100 में एक आध मिल जाए लड़का, वो अलग की बात है, लेकिन यह लड़की के यही विषय है। तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग इस चैप्टर के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है इसका शीर्षक दिया हुआ है, शीर्षक है शिशुओं को जानिए। यानी कि शिशुओं को जानिए कब से कब तक, तो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, यानी जब वो शुरू होता है, जिस समय उसका जो बच्चा पैदा होता है यानी गर्भ में पलता है, उस समय से लेकर के जब वह 6 वर्ष का होता है, इतने बीच में उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी इतने समय से लेकर, यानी जब जन्म ले लेता है बच्चा तो तब से 6 वर्ष तक क्या उसके लिए ज़रूरी है क्या नहीं है, उसी के बारे में इसमें जानना होता है। तो मुख्य रूप से ये सब्जेक्टिव में पढ़ना होता है हम लोग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो गले में जो है यह थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, किसमें होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है ना, यह नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं। यानी कि पूछ रहा है, कहने का तात्पर्य हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी ग्रंथियाँ है, तो यह नलिका विहीन ग्रंथियाँ है। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, तो महिलाओं में जो है 2 अंडाशय होते हैं। निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग्य नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है ना, यह मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, यह मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण क्या होता है, तो मासिक धर्म का बंद हो जाना। क्या होता है, मासिक धर्म वहाँ पर बंद हो जाता है। हालांकि मासिक चक्र होना चाहिए, यहाँ पर कुछ रंग टाइप लग रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, तो एक गर्भवती स्त्री के लिए जो है टहलना यह सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। जो गर्भवती स्त्री होती है ना, उसे टहलना चाहिए, अवश्य ही टहलना चाहिए, उसके लिए लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, प्रसंबोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, माँ की तथा शिशु की, यानी दोनों को देखभाल करना पड़ता है ना। अगला प्रश्न, मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है, तो मासिक धर्म चक्र जो होता है ना, वही मासिक चक्र जिसको बोलते हैं, तो यह जो होता है ना मुख्य रूप से 28 दिनों का होता है, जैसे कि पता होगा सबको। अगला प्रश्न है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जो है रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो नर में जो शुक्राणु है शुक्रवाहिका नलिका में स्थित होता है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत जो होता है ना, यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण जो है क्या है, कैसा सामान्य लक्षण, समय लक्षण है क्या, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा यानी कि नींद का नहीं आना, तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, तो गर्भ में जो शिशु का विकास 280 दिनों में होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है, तो इसमें जो है ना शैशवावस्था या गर्भावस्था के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, ये समझ लीजिएगा, ये तो शिशु की अवस्था के अंतर्गत चला आएगा ना। तो 14 था, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे हम लोग। चलिए 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं क्या बोल रहा है 15 नंबर में। निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, तो अपरिपक्व जन्म हो या फिर गर्भपात हो या गर्भकालिक क्या है विषाक्तता हो, ये सभी जो है ना, ये सब जो है गर्भावस्था की कठिनाई होता है, बड़ी कठिनाई होता है इसमें। अगला प्रश्न, प्रसवोत्तर अवधि वह जो है कितने दिनों तक होता है, कितने दिनों तक का, तो वह जो है प्रसव से 45 दिनों तक का होता है। कितने दिनों तक, 45 दिनों तक शुरुआती से।
अगला प्रश्न है, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भाशय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। यह बिल्कुल भी जो कथन है यह सही नहीं है। शराब और नशीले पदार्थ का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी सब कथन सही है। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, सही बात है। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, यह भी सही बात है। वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए, यह भी सही बात है। बाकी ये जो है शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, बहुत गलत बात है। अगला प्रश्न है, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का जो पहला दूध होता है वह कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? उत्तर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? उत्तर क्या हो जाएगा? एस्टोरोन। अगला प्रश्न है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो जन्म से ही शिशु में जो है प्यार का यह जो है प्यार का प्रदर्शन हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो 15 ग्राम। अगला प्रश्न, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है वह कहलाता है कोलेस्ट्रम। अगला प्रश्न, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्था हैं। बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो बच्चा को जो है किस आयु में पहला दांत निकलता है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 6 मास। 6 मास की आयु में जो है ना उसका पहला दांत निकलता है। शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो शिशु को जो है BCG का टीका 3 माह के बाद लगाया जाता है। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? तो बच्चे को पूरक आहार जो है 6 माह के बाद से देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसको जो है ना नहीं दूध के साथ मिलाना चाहिए, नहीं जूस के साथ, नहीं सूप के साथ, नहीं किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। डी उत्तर हो जाएगा सही। और 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आयु होता है बाल्यावस्था कहलाता है, यानी बाल्यावस्था, बालक की अवस्था। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? भारतीय बच्चे की औसत लंबाई की बात हो रहा है जन्म के समय, तो वह जो है 50 सेमी होता है, 50 सेंटीमीटर। 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक घोषणा प्राप्त कर रहे थे? तो 1.95 करोड़, पता है। हाँ। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना हो जाता है? यानी जिस समय जन्म होता है ना बच्चा, उस समय नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, तो कितना उसका भार होता है? तो उसका जो भार होता है 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम, इतना लगभग होता है, ठीक है ना। अब किसी का अपवाद में ज़्यादा भी हो सकता है, इतना लगभग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था में रक्त में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 से 1000 मिलीग्राम तक। अगला प्रश्न, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो शिशु का सबसे उपयुक्त आहार माँ का दूध है। सबसे अच्छा शिशु के लिए माँ का दूध ही होता है, गाय का, भैंस का, शहद ये सब नहीं। अगला प्रश्न, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं क्या? तो उत्तर हो जाएगा रोग शोधक क्षमता प्रदान करता है। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जी क्या बोला है? सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए कितने में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आधा घंटे में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं तो शहद की जरूरत होती है, नहीं पानी, नहीं ग्लूकोज का, यानी कि माता के दूध के साथ कोई सा भी चीज़ नहीं मिला होना चाहिए, ठीक ना। माता का दूध ही काफ़ी है बच्चे के लिए। माता का अगला प्रश्न है, माता का जो दूध है यह हमेशा ताज़ा होता है। माता का दूध कैसा होता है? तो माता का दूध हमेशा ताज़ा होता है। अगला प्रश्न, महिला प्रजनन तंत्र क्या करता है? तो महिला प्रजनन तंत्र जो होता है ना, वह महिला प्रजनन तंत्र जो है इसमें
बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, यानी कि डी हो जाएगा इसमें उत्तर, सभी के सभी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, इनमें से कौन गलत है सामाजिक चक्र, इनमें से कौन गलत है सामाजिक चक्र। देखिए अब उत्तर देखिए, सामाजिक चक्र उत्तर क्या हो जाएगा, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। सामाजिक चक्र कैसा होता है, तो हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, तो वो प्रेलिन जो होता है ना, प्रेलिन, यह हमेशा महिला में होता है, स्रावित होता है। अगला प्रश्न, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, प्रसवोपरांत अवधि जो है गंभीर है, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं करता, उत्तर क्या हो जाएगा, विश्राम एवं निद्रा। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, बच्चे को गर्म रखना, सिर्फ माँ का दूध देना, गर्भनाल की देखभाल करना, यानी सबके सब जो है ना जरूरी होता है शुरू में, ठीक है। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा DTP, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, टिटनस एवं परट्यूसेस, क्या हो जाएगा, परट्यूसेस। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, अस्थायी दांतों की संख्या तो 20 होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, तो 9 से 12 महीने में, 9 महीना से लेकर के 12 महीने में जो बच्चा है ना बिना सहारा के खड़ा हो सकता है, सामान्यतः बात करें तो, सामान्यतः। तो कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो धन जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न, विवृद्धि से अभिप्राय है, विवृद्धि से क्या अभिप्राय, तो विवृद्धि से अभिप्राय है संख्यात्मक विकास, विवृद्धि से क्या अभिप्राय है, संख्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा, बोलना, बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है, कौन सा गर्भ अवस्था जो है परीक्षण है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मूत्र की जांच, यह जो गर्भ अवस्था परीक्षण है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो यह जो है थायरॉक्सिन कहलाता है, क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन। नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो नवजात शिशु जो होता है ना 24 घंटे में, सामान्यतः बात करें तो 16 से 18 घंटे तक सोता है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो स्त्रियों के जो अंडाशय है ना उसमें अंडाणु का निर्माण होता है। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। कुल मिलाकर के पहला चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव था, हम लोग दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव, यानी कि शिशु की अवस्था में कुछ निवारण बताया जाएगा, जिससे रोगों से कैसे बचाया जा सकता है उस बच्चा को, कुछ निवारण इसमें दिखाया गया है, कुछ कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं। तो फिलहाल उस ऑब्जेक्टिव में विस्तार से होगा, ऑब्जेक्टिव में तो बस ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही होगा, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, उत्तर क्या हो जाएगा, दांतों को ब्रश करना, हाथ धोना, नाखून काटना, यह सब जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। इतना करिएगा तो व्यक्तिगत आप स्वच्छ रहिएगा, अन्यथा आप अपने आप को बर्बाद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 ग्राम वसा में जो है ना 9 कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह देना चाहिए, बच्चों को जो पूरक आहार है वह 6 माह देना चाहिए। एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स जो है ना यह संक्रमित सुइयों से फैलता है, संक्रमित सुइयों से। कुल मिलाकर के 4-5 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम लोग। हो सकता है थोड़ा बहुत धुंधला हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर भी माफ़ कीजिएगा। निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, ये सब के सब जो है ना बच्चे के देखभाल के अंतर्गत आता है कुछ दिनों के दौरान, यानी पहले स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक। अगला प्रश्न है, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो क्षय रोग से बचने के लिए BCG लगाया जाता है। अगला प्रश्न, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, रोग निरोधी क्षमता जो 2 प्रकार के होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? तो धन विकास को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हैजा, अतिसार, पेचिस, इनमें से सभी। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? उत्तर क्या हो जाएगा? उल्टी, जी मिचलाना, दस्त, ये सब के सब जो है खाद्य विषाक्तता का लक्षण है। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल किस में होता है? रंग विहीन में होता है, गंधहीन में होता है, स्वादहीन में होता है, किस में होता है शुद्ध जल? तो क्या हो जाएगा उत्तर? सभी में होता है शुद्ध जल, सब में जल तो शुद्ध ही होता है। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा मधुमेह। ये मधुमेह जो है आम रोग है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो सड़क यातायात जो है ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। अगला प्रश्न, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो घरेलू वायु प्रदूषण का जो कारण है, खाना पकाने के लिए उपयुक्त ईंधन, खाना पकाने के ईंधन का प्रयोग करते हैं ना, बस वो मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान, ये सब के कारण जो है ना घरेलू वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस सबसे थोड़ा सावधानी रहे। अगला प्रश्न, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग होता है। ठीक, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक द्वारा भूमि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए मुख्य रूप से बात करें तो तेल रिफाइनरी भी हो सकता है जिम्मेदार, इसके अलावा कागज कारखाना भी जिम्मेदार हो सकता है। अगला प्रश्न, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कुकुर खांसी होता है, खांसी होता है, कुकुर खांसी होता है। ठीक है ना, तो आप लोग जानते हैं, परिचित है इससे। उत्तर हो जाएगा DTP टीका लगाया जाता है इससे बचने के लिए। क्षय रोग फैलने का माध्यम कौन सा है? तो क्षय रोग फैलने का माध्यम दूषित वायु है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कि कोशिकाओं की रचना होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन के द्वारा। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता विशिष्ट बालकों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो हैजा जो वायु द्वारा नहीं फैलता है, बाकी खसरा, सर्दी, क्षय रोग सब वायु द्वारा फैलित रहता है, दौड़ित रहता है सीधा आपके तरह। अगला प्रश्न, संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? संवेदात्मक विकास जो होता है यह 2 प्रकार के होता है। खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो खसरे का टीका जो 9 महीना पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोग फैलाने वाले जीवाणु से मुक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो घोल चीनी का घोल का प्रयोग करना चाहिए। DTP का पहला टीका कब लगाता है? तो यह जो है 1 मास पर लगाता है। अगला प्रश्न है, MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? उत्तर हो जाएगा गलसुआ, खसरा, रुबैला, इस सब रोगों का जो है क्या होता है? सब रोगों का बचाव होता है। अगला प्रश्न है, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? तो कूड़ेदान में जो है DTP का छिड़काव करना चाहिए। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक न्यूनता 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य? संक्रामक रोग से तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। ठीक है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या होता है? लग जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है अस्कर्वी। अगला प्रश्न, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, पेचिश से पीड़ित बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए? तो पेचिश से पीड़ित बच्चों को नमक एवं चीनी युक्त घोल देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एनीमिया। अगला प्रश्न देखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? तो यह जो है अभिभावकों के लिए लाभदायक है, बच्चों के लिए लाभदायक है, शिक्षकों के लिए लाभदायक है, इनमें सभी के लिए लाभदायक है। ठीक है ना। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? शारीरिक प्रभाव की क्षीणता हो जाती है, भार में कमी आ जाती है, कमजोरी भी होने लगता है, ये सब कुछ होता है। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधक क्षमता जो है 2 प्रकार की होती है। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो रतौंधी से, यानी कि रतौंधी से अगर बचाना है तो विटामिन ए की खुराक दो, आना तो रतौंधी होगा। फिर बच्चों को पोलियो और DTP का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो यह जो है 0 से लेकर के 3 माह की आयु में दिया जाता है। 39 40 नंबर देखेंगे हम लोग। 40 नंबर क्या बोल रहा है?
भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलगंडन और घेंघा रोग होने की संभावना रहती है? उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव में घेंघा। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो उत्तर क्या जाएगा कपड़ों की धुलाई। क्या हो जाएगा? कपड़ों की धुलाई। अगला प्रश्न, टायफायड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है, यानी किसके प्रदूषण से होती है? उत्तर हो जाएगा जल से भी होता है, भोजन से, दोनों में से नहीं, जल भोजन यानी कि दोनों से होता है। अगला प्रश्न, WHO का पूरा रूप क्या है? तो WHO का पूरा रूप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म पूरा नाम है। अगला प्रश्न, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते थे? स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं कोलस्ट्रम। अब 2 चैप्टर में 44 ऑब्जेक्टिव था, 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं, यानी जो बच्चा असमर्थ रह गया उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसी के बारे में जानना है इसमें। बच्चे को, पहला प्रश्न, बच्चे को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चे को सुयोग्य बनाना है, इसके लिए उचित निर्देशन आवश्यक है। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई जो है ना, वह है औसत की बात करें तो 50 सेमी। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो खड़ी रेखा जो ऊंचाई का भ्रम है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है? तो मानव की जो है मूल आवश्यकता क्या नहीं? उत्तर हो जाएगा मनोरंजन। अगला प्रश्न देखिएगा, खासी आत्मीयता और रूपहलापन का प्रतीक क्या है? तो सबका प्रतीक है पीला। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है गूंगे और बहरे बच्चों के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। बच्चों में असमर्थता हो सकती है किस वजह से? जन्म के समय से ही। बच्चों में असमर्थता किस समय से होती है? तो जन्म के समय से ही। अगला प्रश्न है, दुखद संवेद का उदाहरण कौन सा है? दुखद संवेद का उदाहरण है, उत्तर क्या हो जाएगा? दुखद संवेद का उदाहरण क्रोध है। निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? तो शारीरिक न्यूनता श्रवण शक्ति। अगला प्रश्न, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? मानसिक न्यूनता जो है 9 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? तो इसी बच्चों की आवश्यकता क्या क्या कौन कौन सी है? 12 के बाद वैसे बच्चों की आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं, प्राकृतिक चिकित्सा, शैक्षणिक आवश्यकताएं, यानी कि सब कुछ आवश्यकता है। निम्न में से कौन बच्चों का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों से संबंध। अगला प्रश्न, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? एकीकृत बाल विकास योजना जो है ना, यह शुरू की गई थी 1975 ईस्वी में। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? इसके जो लक्ष्य समूह है, 0 से 6 वर्ष की आयु बच्चे, 15 से 40 वर्ष की आयु महिलाएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताएं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा सही। शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा बड़े भाई बहन से क्रेच डे केयर केंद्र से संबंधित पड़ोसियों से, यानी सभी से होता है, हो जाएगा उत्तर। कितने प्रतिशत स्कूल बच्चों में असमर्थताएं होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? 15% बच्चों में जो असमर्थताएं होती है। प्राकृतिक असमर्थता होती है कैसी? तो प्राकृतिक असमर्थता जो होती है जो जन्म से ही होती है। प्राकृतिक असमर्थता कब से होती है? तो जन्म से ही। अगला प्रश्न है, वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हट करके होती है, असमर्थ बालक होता है। अगला प्रश्न है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। घर मानव जीवन को प्रदान करता है किस लिए? तो प्रतिष्ठा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्थायित्व के लिए, सबके लिए। बच्चों में असमर्थता हो सकती है किस वजह से? तो बच्चों में असमर्थता जन्म के समय से ही हो सकती है। कुल मिलाकर के 3 चैप्टर में 22 ऑब्जेक्टिव था, 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे।
चलो देखो, 4 चैप्टर का शीर्षक क्या है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख, यानी बच्चों के विकल्प के अनुसार कैसे देखरेख कर सकते हैं उसी के बारे में समझना। फिलहाल सब्जेक्टिव नहीं कि विस्तार से बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही। पहला प्रश्न दिया हुआ इस चैप्टर का, सुखद संवेद का उदाहरण कौन सा है। तो सुखद संवेद का जो उदाहरण है स्नेह है। स्नेह जानते हैं ना, स्नेह, लगाव, प्यार। अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वृद्धि एवं विकास को पोषण भी प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करता है, सबके सब प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है, कौन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लाल। कौन सा प्रतीक है, तो लाल। साफ स्वच्छ विकार रहित का प्रतीक क्या है। तो इसके लिए प्रतीक है सफेद। दोनों को याद रखिए, एकदम कंठस्थ। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, कब। तो उत्तर क्या हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में। किसके अनुपस्थिति में, माता पिता की अनुपस्थिति में, माता पिता के न होने पर। बच्चों के स्कूल का टिफिन जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तो संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नताएं लिए हुए हो, ऐसा इनमें से सभी सही जगह ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 को था, 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या बोल रहा है 7 नंबर में। चलिए देखते हैं 7 नंबर में क्या बोल रहा है। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या होता है। तो वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को देखरेख करना। हम पहले ही बताएं, अनुपस्थिति में वैकल्पिक, विकल्प से भी इसका अर्थ हो सकता है, लेकिन हर एक जगह पर मतलब बदलता रहता है। तो माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को देखरेख किया जाता है, उसे वैकल्पिक देखरेख कहते हैं। अगला प्रश्न, ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। तो शिशु सदन को जो है ना, शिशु सदन के नाम से ही बुलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मोबाइल शिशु सदन घूमती रहती है, मोबाइल शिशु सदन घूमती है किसके साथ। तो यह जो है कर्मियों के साथ घूमती रहती है। अगला प्रश्न है, ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य बच्चे व महिलाएं है। कौन है मुख्य लक्ष्य, बच्चे व महिलाएं। कुल मिलाकर के 4 चैप्टर में था, 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन, यानी एक व्यक्ति के लिए, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए आहार नियोजन क्या जरूरी है, उसी के बारे में पढ़ना है, किस हिसाब से करना चाहिए आहार। इसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा नींबू में। नींबू में जो है ना विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए घुलनशील है, विटामिन ए घुलनशील है किसमें, तो वसा में। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बच्चे में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। तो इसलिए कोशिश कीजिए विटामिन डी भी कंप्लीट रहे शरीर में, ताकि उसका अस्थियां जो है नहीं मुड़े। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य संतुष्टि प्रदान करना। अगला प्रश्न, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, सबके सब जो है क्या है, पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य की रोशनी जो है विटामिन डी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है। तो सबसे सरल रूप इसका होता है ग्लूकोज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। तो उत्तर हो जाएगा पौष्टिक भोजन की कमी, निर्धनता, अज्ञानता, ये सबके सब जो कुपोषण का कारण है। अगला प्रश्न, बच्चों को विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, रतौंधी होता है। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है ना वह रोग घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग, घेंघा रोग। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोटीन भोजन में जो है, प्रोटीन भोजन में जीवाणुओं की गति तीव्र रूप से होती है। अगला प्रश्न, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ जो है वह पदार्थ कौन सा है, वह पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिएगा, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है किसमें। तो उत्तर हो जाएगा क्या, प्राथमिक में। अगला प्रश्न, वसा का स्रोत कौन सा है। तो वसा का स्रोत है घी जानते हैं ना, बस वही। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि कौन सी है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोटीन के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। तो प्रोटीन जो है दाल में पाया जाता है। वसा निम्न में से
किस में पाया जाता है, तो वसा जो है यह मक्खन में पाया जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन पाया जाता है किसमें, दाल में, वसा पाया जाता है मक्खन में। अगला प्रश्न है विटामिन ए निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है, विटामिन सी जो है आंवला में पाया जाता है। पोषक तत्व कौन सा है, तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो गर्भावस्था में रक्त में लौह तत्व की कमी होती है। अगला प्रश्न मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाले प्रतीक है किसका, तो यह जो हारा का प्रतीक है, हारा। निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, उत्तर हो जाएगा मिश्रण। गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है किसकी, तो गर्भावस्था में जो है लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, तो उसको जो है 20 ग्राम कम से कम प्रोटीन देना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है किस में, तो रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग है वह किण्वन में नहीं होता है, प्रशीतन में नहीं होता है, निर्जलीकरण में, यानी किसी में भी नहीं होता है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा वसा। वसा जो है ज़्यादा ऊष्मा शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है, तो पोषण जो है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। सबसे पहले मानव के लिए पोषण ही जरूरी है। तो 31 हो गया। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम लोग। 32 नंबर ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। बस कुल मिलाकर मात्र 31 ही था और 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करें, जिस चैप्टर का शीर्षक है परिवार के लिए आहार नियोजन और विशेष अवसरों के लिए इसमें परिवर्तन, यानी परिवार के लिए आहार नियोजन, परिवार के लिए कैसा आहार चाहिए इसके बारे में पढ़ना है। और विशेष अवसर यानी कि हर किसी का अवसर होता है, घर पे कुछ ना कुछ शादी ब्याह कुछ भी अवसर होता है पूजा पाठ, उसके लिए इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए इसी के बारे में विस्तार से इसमें पढ़ना है। तो सब्जेक्टिव नहीं उतना विस्तार समझाएंगे, शॉर्ट में चलेंगे, ऑब्जेक्टिव पे लायक। इससे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया हुआ है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है, तो ढोकला जो है यह वाष्पन विधि से बनाया जाता है। अगला प्रश्न कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत सब्जियां, मांस, दूध से बने पदार्थ, यानी कि सभी के सभी हो जाएगा। घरों में संग्रहीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है, तो घरों में संग्रहीकरण के लिए जो जरूरी है वह जरूरी है अंडार गृह। क्या जरूरी है, भंडार गृह। क्या जरूरी है, भंडार गृह। दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका, तो कैल्शियम का। अगला प्रश्न निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, तो बर्तन को जो है साबुन से, राख से, बीम से, सबसे साफ करना चाहिए। पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो पारिवारिक जीवन चक्र को 4 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न है मनुष्य की प्रतिदिन की आवश्यकताओं में कितने भागों की मनुष्य को प्रतिदिन की आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटते हैं, तो मनुष्य के जो प्रतिदिन जो आवश्यकता पड़ता है उसको 3 भागों में बांटते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, तो आहार आयोजन जो समय, ईंधन, ऊर्जा सबके बचत में मदद करता है। निम्न में से आहार आयोजन में विचारणीय कौन नहीं है, तो आहार आयोजन में कौन विचारणीय नहीं, सहायक व्यक्ति। अगला प्रश्न आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, तो आहार आयोजन में जो है वह किशोरावस्था अवधि सम्मिलित नहीं है। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या है, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा घबराहट, चिड़चिड़ाहट, पेट की वसा का बढ़ना, अनिद्रा, यानी सब के सब हो जाएगा। 6 चैप्टर कुल मिला के 11 ऑब्जेक्टिव था। 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। जिस 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव है पहला, इसका जो शीर्षक जानते हैं, शीर्षक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य जो होता है ना, उसको अच्छे स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए जल के बारे में पढ़ना है। तो विस्तार से इसमें जानते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव नहीं कि उतना विस्तार समझाएगा, ऑब्जेक्टिव के लायक। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल प्रदूषण ज़्यादातर होता है। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, तो कम से कम 10 मीटर की दूरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है त्याज्य यानी कि फेंकने योग्य, त्याज्य जो है फेंकने योग्य कचरे में होता है, उत्तर है अर्ध तरल मिश्रण, ठोस, तरल, यानी सब के सब हो जाएगा। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता, तो पानी का जो है भूमिगत जल यह दूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है, यह जो है स्वास्थ्य कर्मी की जिम्मेदारी है, गांव के लोगों की जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, सबके जिम्मेदारी बनता है ना, अगर उसको स्वच्छ रखना है तो सब हो जाएगा। रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है, तो रक्त में जो जल है यह 90% केवल जल होता है रक्त में। कुल मिलाकर 7 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा ध्यान से आप लोग।
क्या बोला है 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो शरीर के वजन का जो है वह 65% जो भाग है ना जल होता है। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किस विकास का प्रयोग किया जाता है। उत्तर क्या आ जाएगा, क्लोरीन का। अगला प्रश्न, अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो अशुद्ध पानी पीने से जो है ना अतिसार बीमारी भी होता है, हैजा भी होता है, डायरिया भी होता है, सब बीमारी होता है। डी उत्तर हो जाएगा। कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा 20%। अगर पानी अगर कम किया ना तो बच्चा का मृत्यु भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा लार ग्रंथियों से निकलना जल, या फिर ऊपर से पिया गया जल हो, या भोज्य पदार्थों से निकला जल हो, यानी सबके सब जो जल होता है यह मदद करता है। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर। तो एक व्यक्ति की जो पानी की आवश्यकता हो ना मौसम पर भी निर्भर करता है, या फिर क्रियात्मकता पर भी निर्भर करता है, या खान पान की आदतों पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, जल का निष्कासन न किससे नहीं होता है। तो जल का निष्कासन जब पेट से नहीं होता है, बाकी गुर्दा से होता है, फेफड़े से होता है, त्वचा से होता है, पेट से जल का निष्कासन नहीं होता है। निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। उत्तर हो जाएगा मिठाइयाँ। मिठाइयाँ जल का स्रोत नहीं है। बाकी भोजन, पेय पदार्थ, पेय जल सबके सब जल का स्रोत है, जबकि मिठाइयाँ जल का स्रोत नहीं है। निम्न में से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है। तो जल का व्यय जो नहाना, इसके द्वारा जल का व्यय नहीं होता। अगला प्रश्न, व्यक्ति के जल की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। तो व्यक्ति के जो जल की आवश्यकता है ना भोजन के प्रकार पर भी निर्भर करता है, क्रिया पर भी निर्भर करता है, जलवायु पर भी निर्भर करता है, सब पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर मल मूत्र पानी में अघुलनशील होता है। मल मूत्र जो होता है ना पानी में अघुलनशील होता है। यह सही नहीं है, बाकी सबके सब सही है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है। तो शरीर के जो ऊतकों का मूल आधार है वह है जल। नमी की कमी से क्या होता है। तो नमी की कमी से होता है डिजाइड्रेशन। नमी की कमी से क्या होता है, डिजाइड्रेशन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोला, अगला प्रश्न बोला है निर्लजीयकरण के कारण करने वाले रोगों को पिलाकर बचाया जा सकता है क्या करके। तो उत्तर हो जाएगा ORS करके। ये इसके माध्यम से जो है ना उसको बचाया जा सकता है। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है। तो नगरों में पानी प्राप्त, नगर की बात हो रहा है ना, तो नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है वाटर वर्क्स। क्या हो जाएगा, वाटर वर्क्स। स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल किस में होता है। तो स्वच्छ जल वो रंगहीन में भी होता है, कीटाणु रहित में भी होता है, गंध रहित में भी, सब में स्वच्छ जल होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है बहरापन भी हो सकता है, या फिर उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, या फिर निद्रा में बाधा भी आ सकता है। तो 23 नंबर ऑब्जेक्टिव को आप देखिएगा आप लोग ध्यान से। 23 तो हो गया, 24 नंबर का माफ कीजिएगा। कुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता। तो कुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता। उत्तर क्या हो जाएगा, वाहन ठीक है ना, बाहर की वजह से वाहन की वजह से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। तो शहरी केंद्रों में जो है ना सार्वजनिक स्थल धूम्रपान, खुले के क्षेत्र में शौच करना, लाउड स्पीकर बजाना, ये सब के सब जो है क्रिया दंडनीय है। कहाँ, तो शहर के क्षेत्र में सबके सब क्रिया दंडनीय है नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वच्छ मंत्रालय अभियान, तो यह जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता था। भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम क्षेत्र में कौन सा प्रदूषण का कारण है। तो ग्राम क्षेत्र में कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है, ये देखो कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नलिका का पानी। नलिका का जो पानी है यह प्रदूषण का कारण नहीं। अगला प्रश्न, जल की संरचना किससे होती है। तो जल की जो संरचना है यह ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से भी होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है सुनने की समस्या होती है, यानी सुनने की समस्या हो सकता है। निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में जो सहायक होता है वह फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करता है, CNG गैस वाहनों का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, ज़्यादा पेड़ लगाना, इनमें सब ये सबके सब हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। स्वच्छ भारत अभियान का लाभ है
सभी स्वच्छ सुविधाओं को बढ़ाना, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला प्रश्न, सॉरी इसी में आपका ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार, यानी कि उपयुक्त सभी जगह डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को दूषित करता है? उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह वायुमंडल को दूषित करता है। अगला प्रश्न, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होता है? गांव में जितना भी स्वच्छता होता है सबके जिम्मेदारी बनता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे मुखिया हो, चाहे स्वच्छता कर्मियों, गांव के लोगों, सबका जिम्मेदारी बनता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान जो होता है ना, यह किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1814 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1814 ईस्वी। कुल मिलाकर 7 पार्ट में 36 ऑब्जेक्टिव था, 8 पार्ट के ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। बस वेट कीजिए आप लोग थोड़ा देर। तो ये था कुल मिलाकर के जो है 7 चैप्टर में 36 ऑब्जेक्टिव, जिसका लास्ट था कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो यह जो है ना, यह 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। तो हम लोग 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है खाद्य स्वच्छता। खाने योग्य जो पदार्थ होता है उसी के बारे में, स्वच्छता के बारे में किस हिसाब से कैसे क्या करना चाहिए। तो सब्जेक्टिव नहीं कितना विस्तार से बताएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को लाया कि चलिए हम लोग इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पहला ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है ना। अगर बना रहे तो पूरा A to Z वीडियो को देखिएगा ताकि आपको भी कुछ फायदा हो। पहला ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता? अपमिश्रण के कारण जो है नहीं होता। उत्तर क्या हो जाएगा? उचित पोषण। उचित पोषण जो है अपमिश्रण के कारण नहीं होता। अगला प्रश्न है, सामान्य आयोजन से किसकी बचत होती है? सामान्य आयोजन से जो है ना, मेहनत की बचत होती है, समय की बचत होती है, ईंधन की बचत, यानी सब चीज़ की बचत होती है सामान्य आयोजन से। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा आप लोग ध्यान से, किसकी मिलावटी सामान का नग्न आँखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पपीते का बीज। क्या हो जाएगा? पपीते का बीज। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रिज का उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह जो लागू है ना, यह जो लागू किया गया था 1954 में ही लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उल्टी हो या फिर जी में चलना हो या फिर दस्त हो, ये सब के सब जो है ना विषाक्त भोजन का लक्षण है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? उत्तर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि हवा भी हो सकता है, सूक्ष्म जीव भी, तापमान भी, सबके सब जो है ना भोजन खराब होने का कारण हो सकता है, चाहे सूक्ष्म जीव के कारण हो, हवा के कारण, तापमान, सबके कारण। डी हो जाएगा उत्तर। निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? उत्तर क्या हो जाएगा? सुखाना। सुखाना जो है खाद्य संरक्षण सबसे आम तरीका है। निम्न में से कौन दूध को पिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है? तो गेहूं पाउडर जो दूध को पिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारण नहीं है? कारक नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाणु। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है? तो खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले जो कारक है, रसोई घर की सफाई हो, व्यक्तिगत स्वच्छता हो, भोजन के हस्तन में स्वच्छता हो, यानी ये सब के सब हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब के कारण खाद्य स्वच्छता जो है ना प्रभावित करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है? उच्च गुणवत्ता का जो अर्थ होता है कारीगरी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा एग मार्क। अगला प्रश्न देखिएगा, सिरका क्या है? तो सिरका जो है ना, सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि 10th में आप पढ़े थे, सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार की बात करें तो आहार जो है यह 3 प्रकार के होता है। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात, यानी कि पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए तो साबुन से, यानी कि भोजन को छूने से पहले या फिर छूने के बाद हमें किस चीज़ से हाथ धोना चाहिए? तो साबुन से। कितना क्या करता है? राख से धोता है, मिट्टी से धोता है,
या फिर मात्र पानी से, ये गलत बात है। साबुन से तब पानी से धोना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए क्या क्या चाहिए, तो क्या करना चाहिए, उसे धोना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोजन को बचाना चाहिए किससे, तो भोजन को जो है ना मक्खियों से बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से गया है, वहाँ से जीवाणु फैल जाता है, वहाँ से उसमें वायरस चला जाता है, यानी सही नहीं है, मक्खियों से बचा करके रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है क्या, पकाने के अगर सही उपाय अगर प्रयोग करें, सही ढंग से अगर पकाया जाए तो अधिक पौष्टिकता मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये 20 था। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, इस नंबर में क्या बोल रहा है, चलिए देखते 21 नंबर प्रश्न है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता, तो आदतें से खाना बनाना, ये पहलू जो है ना प्रभावित इससे नहीं होता। अगला प्रश्न देखिएगा, पाक क्रिया से भोजन होता है कैसा, पाक क्रिया से भोजन सुपाच्य होता है। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण, तो खाद्य पदार्थों के सड़ने का कारण क्या है, वो मौसमी उतार चढ़ाव या फिर सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी, इस सब कारण से खाद्य क्या होता है, यानी खाना खाने योग्य जो पदार्थ होता है खराब हो जाता है, सड़ जाता है कभी कभी, ये सब अच्छा तरह से आप लोग जानते हैं। कभी कभी गर्मी में देखते हैं चावल कैसा हो जाता है, बस। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित होती है, किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, या फिर ये सब के सब हो जाएगा। सब के सब क्या होता है, सबके कारण से मिलावट में रोकने में अपेक्षित होता है, सहायता मिलता है। 24 था। 8 चैप्टर में 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, चैप्टर का शीर्षक है आहारीय मिलावट। आहार यानी आहार जो हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या कैसे मिलाकर दिया जाता है, किस प्रकार उस पर रोका जा सकता है, इस सब के बारे में इसमें पढ़ना है। सब्जेक्टिव नहीं कि विस्तार से चलेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लायक ही चलेंगे। चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा खाद्य का सड़ने से बचाव, खाद्य का स्वार बरकरार, या फिर वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, इनमें से सभी सबके सब हो जाएगा। निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, उत्तर क्या हो जाएगा, तांबा के बर्तन में, ठीक है ना। आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है, तो आहारीय मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। अगला प्रश्न, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो नमक में जो है ना आयोडीन मिलाया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षकों के लिए भी, या फिर बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, सबके लिए लाभदायक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा की जाती है, तो मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य जो है यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा गैस चूल्हा। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है, तो पत्ते भी खाया जाता है, बीज भी खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है, यानी हर एक पौधा में हर एक किस्म से होता है, तो सब देख करके। अगला प्रश्न, एग मार्क की शुरुआत कब की गई, तो एग मार्क की जो शुरुआत है यह 1938 ईस्वी में ही की गई थी। निम्न में से किस वस्तु पर एग मार्क लगाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा घी पर क्या किया जाता है, एग मार्क लगाया जाता है। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु पर एग मार्क लगाई जाती है, तो हो ही गया घी पर। निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है, तो ये जो है पाउडर दूध पर लगाया जाता है। ISI की स्थापना कब की गई, तो ISI की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में ही की गई थी। क्या में की गई थी, 1986 ईस्वी में ही। तो अगला प्रश्न, FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो FPO मार्क वाले जो खाद्य पदार्थ हैं यह जो है यह जेली भी होती है, जैम भी होती है, अचार भी होता है, यही सभी तरह का होता है, डी हो जाएगा उत्तर। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। 14 नंबर में क्या बोल रहा है, एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, तो यह जो है कृषि पदार्थों की गुणवत्ता व शुद्धता तय करता है। अगला प्रश्न, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ, तो यह जो कानून है यह 1 जून 1955 ईस्वी में ही लागू की गई थी। मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो मसालों के मिलावट में जो है कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो घोड़े की लीद मिलाई जाती है।
अगला प्रश्न, दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दूध के मिलावट में अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है। उसमें जल के मिलावट में गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो गुड़ के मिलावट में जो है दूषित गन्ने का रस भी मिलाया जाता है, मेटानिल पीला रंग भी मिलाया जाता है, भिंडी क्यूसेलेस भी मिलाया जाता है, क्यूसीलेस भी, यानी कि सबके सब मिला करके तब गुड़ बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, FPO का पूर्ण रूप क्या है? तो FPO का पूर्ण रूप है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। FPO का पूर्ण रूप क्या होगा? तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। अगला प्रश्न, आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है? तो आहारीय मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। अगला प्रश्न, गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं क्या? अधिकतर क्या मिलाया जाता है? तो कंकर भी मिला दिया जाता है, पत्थर भी मिला दिया जाता है, मिट्टी भी मिला दिया जाता है, ठीक है ना। ये सब मिलाए जाते हैं, मिला नहीं होता है, मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न, खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है? तो खेसारी दाल के अधिक सेवन से लाइथाइरिज्म होता है, लाइथाइरिज्म होता है। अगला प्रश्न, खेसारी दाल की मिलाई जाती है, खेसारी दाल जो है मिलाई जाती है किसमें? तो खेसारी दाल जो है यह अरहर दाल में मिलाई जाती है, अरहर की एक दाल होता है ना, उसी में मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानकीकरण चिन्ह किसको दर्शाता है? तो मानकीकरण चिन्ह जो है ना, यह वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वस्तु की गुणवत्ता। कुल मिलाकर के 9 चैप्टर में था, 24 ऑब्जेक्टिव। तो अब 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक पारिवारिक आय तथा व्यय। पारिवारिक यानी परिवार समझ सकते हैं आप लोग, आय मतलब समझते हैं आमदनी, और व्यय किस हिसाब से कैसे किया जाता है, उसका आय व्यय जो होता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो सब्जेक्टिव है नहीं कि उतना इंपॉर्टेंट, मतलब उसको विस्तार समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को लायक ही समझाएंगे। चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। आंतरिक जलावट कहाँ की जाती है? तो आंतरिक जलावट जो है ना, यह शयन कक्ष में की जाती है, बैठक कक्ष में की जाती है, भोजन कक्ष में की जाती है, सभी कक्ष में की जाती है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति कैसी होती है? आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति जो होती है कौशल की तरह होती है, सूची की तरह होती है, धन के सदुपयोग की, यानी सबके सब हो जाएगा, डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, मानव जीवन में जो है घर का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में घर का महत्व सुरक्षा के लिए है, स्थिरता के लिए है, प्रतिष्ठा के लिए, यानी सब कुछ के लिए मानव जीवन में घर का महत्व है। अगला प्रश्न, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्ञान जो है यह मानवीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? तो गृह सज्जा का भाग कौन नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बगीचे की सज्जा। बगीचे की सज्जा गृह सज्जा का भाग नहीं है। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, 6 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो मुद्रा जो है यह मानवीय संसाधन नहीं है, बाकी कौशल, ऊर्जा, समय सब मानव के माध्यम से बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? कौन गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? तो परिवार के लिए कमाना। निम्न में से कौन बुनियादी ज़रूरतों की सूची में शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा वस्त्र भी शामिल है, आवास भी शामिल है, भोजन भी शामिल है, सबके सब शामिल है, ठीक है ना। परिवार के सदस्यों की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो परिवार के सदस्यों की सफलता है ना, सुनियोजित गृह प्रबंधन पर नहीं निर्भर करती है। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? यह जो है मौद्रिक आय है। मौद्रिक आय निम्न में से कौन है? तो उत्तर हो जाएगा तनख्वाह। अगला प्रश्न, पारिवारिक आय को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो पारिवारिक आय को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इंटीरियर डिजाइनर या डाइटिशियन या फिर ब्यूटिशियन, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं किसको? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्लोरीन का। अगला प्रश्न, एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? तो एक चाय चम्मच, एक चाय और उसमें मतलब 1 चम्मच क्या करें उसमें लेकर के डाल दो, 1 चाय में 1 चम्मच, बन गया। अगला प्रश्न देखिएगा,
यानी कि 1 कप में 1 चम्मच डालिएगा ना, काफ़ी है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा निःशुल्क, सॉरी क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? तो कार्यालय से मुक्त मकान यह प्रत्यक्ष वास्तविक आय नहीं है। या फिर सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, यह भी प्रत्यक्ष वास्तविक आय नहीं है। या निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, यह भी प्रत्यक्ष वास्तविक आय नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी प्रत्यक्ष वास्तविक आय है ही नहीं। तो उत्तर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वाटर वर्क्स में जल शुद्धता करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है? तो क्या किया जाता है? नेसेंट क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है। गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है? तो गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से जो है अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा क्या बनाते हैं? तो लेखा विभाग बनाते हैं। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? तो घरेलू लेखा जोखा जो है ना, यह 3 प्रकार का हो सकता है। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा साधन है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। अगला प्रश्न, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय कितनी होती है? नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की जो आय होती है ना, यह नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय कैसी होती है? तो निश्चित होती है। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय जो होता है निश्चित होता है। निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? तो उत्तर जाएगा संतुलित बजट। संतुलित बजट जो है पारिवारिक बजट है। 10 चैप्टर में 24 ऑब्जेक्टिव था। 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का शीर्षक है बचत तथा विनियोग। बचत तथा विनियोग। तो बचत के मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। सब्जेक्टिव है कि विस्तार से उतना समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव है शॉर्टकट में समझाते चलेंगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव ये है, बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? तो बैंक जो है ना, लॉटरी टिकट के विरुद्ध ऋण नहीं देता है। लॉटरी टिकट के विरुद्ध कभी भी ऋण नहीं देता है। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो बैंक के पासबुक से जो हमें है ना, खाता धारक का विवरण भी मिलता है, खाते का शेष भी मिलता है, लेन देन का विवरण भी मिलता है, नहीं सब कुछ के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, सिक्के जारी किए जाते हैं किससे? कि सिक्के जारी द्वारा किसके द्वारा की जाती है? सिक्का जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? तो जीवन बीमा निगम का लाभ कौन सा है? जोखिम कवरेज, या फिर ऋण सुविधा, या फिर कर लाभ, ये सब के सब जो है ना, ये पूरा का पूरा जीवन बीमा निगम का लाभ है। ठीक है। अगला प्रश्न, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ये आते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो यह जो मौद्रिक आय है। अगला प्रश्न, विनियोग के साधन क्या है? तो विनियोग का साधन जो है, विनियोग का साधन बैंक भी है, इसके अलावा विनियोग का साधन डाकघर भी है। दोनों का, बैंक और डाकघर विनियोग का साधन है। बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? तो बैंक में मुख्य रूप से बात करें तो 4 प्रकार के खाता खोला जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो धन को बढ़ाने के लिए जो है ना, किसान विकास पत्र करें, या फिर बैंक में फिक्सड डिपॉजिट करें। ये सब करके क्या किया जाता है? धन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कटे फटे चेक को क्या कहते हैं? तो कटे फटे जो चेक होता है उसको विकृत चेक कहते हैं। जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोरा चेक कहते हैं। कोई उसमें राशि नहीं लिखा तो कोरा चेक होगा। भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? उत्तर हो जाएगा 1964 में। भारत सरकार ने लघु उद्योग में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की? तो वह जो है लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना कर दिए थे। चेक कितने प्रकार के होता है? तो चेक जो है यह 3 प्रकार के होता है। ठीक है ना। तो अब 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिए। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बचत का मतलब क्या होता है? तो बचत का मतलब ही होता है खर्च के बाद बची राशि, यानी कुछ पैसा, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया, उसमें खर्च कर दिया 5 रुपया, 5 रुपया बच गया, तो बच गया वही बचत कहलाएगा। हो गया। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? तो इसमें से जो है ना, डाकघर मासिक आय योजना, यह एक बार का निवेश नहीं है। इनमें से कौन बैंक में
इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता? जमा राशि का ब्याज नहीं मिलता, बताओ। कोई ऐसा एक बैंक है जिसमें, ठीक है ना, जमा कीजिएगा तो उस राशि का ब्याज नहीं मिलेगा। उत्तर हो जाएगा चालू जमा। चालू जमा, उसमें कोई ब्याज नहीं। जमा करो निकालो चालू रहा, उसमें कोई ब्याज नहीं। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता? उत्तर हो जाएगा सावधि जमा। जीवन बीमा से क्या लाभ होता है? तो जीवन बीमा से जो है ना, आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, यानी कि अगर एकाएक कभी अचानक से मृत्यु हो गया किसी को तो उस पर कुछ सहायता मिलेगा, या फिर आयकर से छूट मिलेगा, या फिर बचत का अच्छा साधन भी हो सकता है। बचत के बाद जो साधन मिलता है, यानी कि सबके सब छूट मिलता है। बैंक क्या कार्य करता है? तो बैंक जो है यह खाता खोलता है। जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, या फिर मांग कर चेक, ड्राफ्ट इत्यादि से वापस करना, ये सब के सब कार्य बैंक करता है। ठीक है ना, तो डी हो जाएगा उत्तर। बचत सुरक्षित नहीं करता है क्या? तो बचत जो है वह भूतकाल सुरक्षित नहीं करता है। बचत जो है भूतकाल सुरक्षित नहीं करता है, बीते हुए समय। इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? तो बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण कौन नहीं है? तो शादी कभी भी बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। बाकी मकान, शिक्षा, सामानों की खरीद, ये सब के सब है। अगला प्रश्न, डाकघर में खाता खोले जाते हैं किसके द्वारा? तो एकल या संयुक्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, दोनों के दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, धन तथा संपत्ति को माना जाता है क्या? धन तथा संपत्ति क्या माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आवश्यक साधन माना जाता है। धन और संपत्ति जो हो गया ना, उसको आवश्यक साधन माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? तो पोस्ट ऑफिस, बैंक, जीवन बीमा, ये सब के सब विनियोग की विधि है। कुल मिलाकर के 11 चैप्टर में 26 सब्जेक्टिव था। 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक उपभोक्ता, शिक्षक एवं संरक्षक। उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता कहे तो जो इंसान किसी में कुछ खरीदने जाता है, यानी कि हम लोग स्वयं उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना, जो किसी के यहाँ जाकर के कुछ सामान ले वो उपभोक्ता कहलाता है। शिक्षण मतलब समझ रहे हैं, संरक्षण मतलब समझ रहे किसी चीज़ का संरक्षण करना, सुरक्षा करना। उसी के बारे में से विस्तार से पढ़ना है। चलिए देखते हैं, सब्जेक्टिव आने के विस्तार से बताएंगे तो संक्षेप में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लायक। चलिए, चैप्टर का पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया? तो ये 15 अप्रैल 1987 ईस्वी को लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो उसको जो है चयन का अधिकार दिया गया, सुरक्षा का अधिकार दिया गया, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी सब कुछ का अधिकार दे दिया गया। उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? बताओ, ऐसा कोई एक है जो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो दुकान में रेड करवाने के उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। वो तो क्या उस टाइम से बोलते बोलते। चलिए देखिए, कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है? तो 1000 जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र, ये सरकार का नियम कहती है। ठीक है ना, नियम के अनुसार। किसान विकास पत्र खरीदते हैं किससे? तो डाक खाना से। किसान जो होता है ना, वो विकास पत्र डाक खाना से ही खरीदता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो उपभोक्ताओं को जो है चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, इनमें सभी अधिकार दिया गया। इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है? उत्तर रहेगा 1 मार्क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पाश्चराइजेशन। अगला प्रश्न, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को किससे? तो मार कर किया जाता है, दूर रख कर किया जाता है, निकाल कर किया जाता है। यानी खाद्य और कुछ खाने योग्य पदार्थ उसको सुरक्षित करना है, तो जीवाणु को क्या करके हम लोग कर सकते हैं? उसको दूर हटा देंगे जीवाणु को, या फिर मार देंगे जीवाणु को, या फिर उसमें से निकाल देंगे। यानी किसी भी तरह से खाना को सुरक्षित रख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो है 12 चैप्टर में 9 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 13 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक क्या है? चैप्टर का शीर्षक है पहनावे। क्या है चैप्टर का शीर्षक? चैप्टर का शीर्षक है पहनावे का व्यक्तित्व से संबंध। यानी कुछ पहनावा होता है ना, शरीर पे कपड़ा लगता है, कुछ भी हो, तो उसका व्यक्तित्व से कैसा संबंध है, किस प्रकार संबंध है, तो उसी के बारे में विस्तार से जानना है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? हरा। हरा जो है प्राथमिक रंग नहीं, बाकी लाल, नीला, पीला सब प्राथमिक रंग है, हरा प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न, लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? अगर लाल और पीला को एक साथ मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो बनेगा नारंगी। लाल पीला को मिलाइए, बनेगा नारंगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? उत्तर क्या हो जाएगा? हरा।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा लाल। लाल जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से कौन अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो उत्तर हो जाएगा जन्म। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कितने हैं? तो प्राथमिक रंग जो है वह 3 है। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा खड़ी रेखा। पतली महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा लंबी रेखा वाले। पतली महिला के लिए कौन सा रेखा वस्त्र उचित होता है? तो लंबी रेखा वस्त्र। प्राकृतिक तंतु कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऊन। ऊन जो है प्राकृतिक तंतु है। वस्त्र आवश्यक है किसके लिए? तो वस्त्र जो है यह शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है, शरीर को गर्मी देने के लिए आवश्यक है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, समाज में किस प्रकार से प्रतिष्ठा हो सकता है, यानी हर एक चीज़ों के लिए जो वस्त्र आवश्यक है, यानी अनेकों एंगल से वस्त्र जो है आवश्यक है। बैगनी रंग कौन से क्रिया के अंतर्गत आता है? तो बैगनी रंग जो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत, द्वितीय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा 11 है। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? चलिए 12 नंबर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, दिखाई दे। इनमें से कौन ठंडा रंग है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हरा। हरा जो है ठंडा रंग है। द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो द्वितीय रंग 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। एक पीछे ही बताया कौन कौन सा रंग मिलता है। अगला प्रश्न है सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है किस में? यानी सुंदर चुटकीले रंग का अगर वस्त्र का प्रयोग करना है किस में करते हैं हम लोग ज़्यादातर? तो शादी विवाह में करते हैं चुटकीला रंग ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के 13 चैप्टर में 14 ऑब्जेक्टिव था। 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वस्त्र जो है ना उसको कौन से कारक प्रभावित करता है उसी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है ना कि विस्तार से बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को लाया कि चलिए इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा कला का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है धूप तथा हवा द्वारा। कपड़ों किस प्रकार सुखाया जा सकता है? तो धूप के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिल्क। सिल्क प्राकृतिक रेशा है। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूती। सूती का जो कपड़ा तो उसको स्टार्च कर सकते हैं। इनमें से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? कौन कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो सिल्वर फिश। ये सिल्वर फिश जो होता है ना कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जा सकता है? तो बोरेक्स के माध्यम से, या फिर वॉशिंग सोडा के माध्यम से, या फिर अमोनिया के माध्यम से, सबके माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा। जंग का धब्बा है, जंग का जो धब्बा है खनिज धब्बा है। जंग का धब्बा कैसा धब्बा है? तो खनिज धब्बा है। अगला प्रश्न, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो परिधान के उपयोग के बाद जो है किस गति की आवश्यकता तुरंत होती है? उत्तर हो जाएगा आयरन करना। आयरन करना इस गति की आवश्यकता तुरंत होती है। निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि कौन सी नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? भौतिक विधि। भौतिक विधि के माध्यम से वस्त्र पर जो धब्बा लग जाता है ना, दाग धब्बा, उस सबको नहीं छुड़ा सकते। बाकी चूसक विधि से, रासायनिक विधि, घोलक विधि, सबके विधि से छुड़ा सकते हैं। ठीक है ना। निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता होती है? तो सूती तंतुओं की विशेषता आसानी से रंगाई। आसानी से रंगाई हो जाता है। ठीक है ना, बड़ा आसानी से रंगाई, यही तो विशेषता है इसकी। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनाने में काम आता है सूती का। कौन सी? तो सूती का। कौन सी रस्सी बनाने में काम आता है? तो सूती का। या कौन सा रेशा होता है जो रस्सियाँ बनाने में काम आता है? तो सूती का। निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? रेशमी तंतु की कौन सी विशेषता होती है? तो उत्तर हो जाएगा वजन में हल्के। यह जो तंतुओं की विशेषता होती है, वजन में हल्का होता है, ये तो इसकी विशेषता है। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो इस्त्री करना। इस्त्री करना जो है ना, इस्त्री करना
यह संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी दाग धब्बे को छुड़ाना, धुलाई करना, सुखाना, ये सब आता है। ठीक, अगला प्रश्न, लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? जो लंबी महिला हो गया, जो मोटी महिला हो गया, उसके लिए कौन सा वस्त्र उचित होगा? तो वैसे वैसे व्यक्तियों के लिए जो वस्त्र है, वैसे वैसे व्यक्तियों के लिए कौन सा वस्त्र उचित होगा? तो 14 नंबर है ना। वैसे वैसे व्यक्तियों के लिए जो वस्त्र है ना, वैसे वैसे व्यक्तियों के लिए तिरछी रेखा जो वस्त्र होता है ना, तिरछी रेखा वस्त्र, वो उचित होता है लंबी और मोटी औरतों के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? जो भारी होता है उसके लिए कौन सा वस्त्र पहनना उचित रहता है? लंबी रेखा वाले। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो वस्त्र से संबंधित मरम्मत नहीं, आयरन करना नहीं, हवा देना नहीं, यानी धब्बा छुड़ाना, ये जो है ना वस्त्र संबंधित गतिविधि आवश्यकता तुरंत। मान लीजिए कपड़ा पर धब्बा लग गया, दाग लग गया, तुरंत उसको छुड़ाओ, धब्बा तुरंत छुड़ाओ, तो ये हो जाएगा। ऊन के रेशों में क्या होता है? तो ऊन के जो रेश होता है उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सभी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? उत्तर हो जाएगा कपास पौधे से। कपास पौधा जो होता है ना, कपास का पौधा, इससे सूती वस्त्र प्राप्त निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? सुजनी सुई शिल्प जो होता है ना, किस राज्य की शिल्प है? तो यह जो है बिहार राज्य का ही शिल्प है। कुल मिलाकर के 14 चैप्टर में कुल मिलाकर के 19 ऑब्जेक्टिव था। 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक क्या है? कपड़ों का चयन, यानी कपड़ा जो होता है उसका किस प्रकार से कैसे चयन किया जाता है, उसी के बारे में। तो अब सब्जेक्टिव तो है नहीं कि विस्तार से बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लाइक। चलिए इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, वस्त्र क्यों आवश्यक है? तो वस्त्र जो है शरीर को आमरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है, शरीर को गर्मी देने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी सभी के लिए आवश्यक है वस्त्र। अगला प्रश्न, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, किससे? तो कपड़ा जो होता है ना, वह शत्रु से हमारी रक्षा नहीं कर सकता। मौसम से तो कर सकता है, कीट से कर सकता है, धूल से कर सकता है, शत्रु से कतई भी कपड़ा जो है हमें रक्षा नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है? कौन है जो प्राणिज रेशा है? उत्तर क्या हो जाएगा? जूट। जूट प्राणिज रेशा है। अगला प्रश्न, आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? पहले के समय जो मानव था ना, वो किस प्रकार के कपड़ा पहनता था? तो वो लोग जो घास का कपड़ा पहन लिया, कभी पेड़ की छाल का कपड़ा, कभी पेड़ का पत्ता पहन लिया, इस तरह का कपड़ा वो लोग पहनते थे। तो अभी के समय इतना विकास हुआ, पहले के समय ऐसा कुछ नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा कौन सा है? बोरी बनाने के लिए कौन सा रेशा का इस्तेमाल किया जाता है? तो जूट का। अगला प्रश्न है, निम्न में ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता होती है? तो गर्म। ऊनी तंतु जो होता है ना, बड़ा गर्म होता है, वो पहनिएगा ठंडा के समय में तुरंत गर्मी देगा, यही तो इसकी विशेषता है। प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक जो है पीला है। अगला प्रश्न, निम्न में नाइलोन तंतुओं की कौन सी विशेषता होती है? तो उत्तर का हो जाएगा दीर्घता और लचक। अगला प्रश्न, वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जा सकता है? तो वनस्पति दाग धब्बों को जो है आप अमोनिया के माध्यम से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, कपड़ों के चयन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो कपड़ों के चयन में जो है ना, कपड़े की सिलाई पर ध्यान दीजिए, कपड़े की किस्म पर ध्यान दीजिए, शैली एवं फैशन पर ध्यान दीजिए, सब पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, आधुनिक के हिसाब से ये प्रश्न सा है। तो 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे, वो 11 था। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिस चैप्टर इसका 12 नंबर ऑब्जेक्टिव है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कोमल। इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मानव निर्मित तंतु कौन सा है? उत्तर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो मानव के द्वारा ही निर्मित है। सूती वस्त्र की विशेषता क्या नहीं है? तो कठोर। यह बात नहीं कि सूती वस्त्र कठोर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, यही तो इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ठंडा होना इसकी विशेषता है। सूती वस्त्र जो है ठंडा के समय में पहनिए, यानी ज़्यादा मान लीजिए ना, अगर ज़्यादा गर्मी है तो पहनिए, अच्छा रहेगा, वो ठंडापन देगा, या फिर टिकाऊपन भी होता है, या फिर आरामदायक भी, यानी कठोर नहीं होता है। लेकिन कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है? तो रेशम जो होता है ना, यह कीड़े से बनता है।
इनमें से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? तो उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म, एनसीसी, खिलाड़ियों के वस्त्र, युक्त सभी। इनमें से कौन जांतव तंतु है? उत्तर हो जाएगा रेशम। रेशम जांतव तंतु है। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? उत्तर क्या हो जाएगा? रेशम। रेशम सबसे मजबूत तंतु है। कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो कपड़ों का जिस समय चुनाव कर रहे हो उस समय आप क्या कीजिए? धोने में सुविधाजनक हो, इस बात को ध्यान दीजिए। रंग का पक्कापन हो, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि रंग क्या पक्का है या नहीं है। सूखने की क्षमता है कि नहीं है। तो सारी बातों को ध्यान में रख करके कपड़ा खरीदना चाहिए। तो ये था आपका 19 नंबर, जिसका उत्तर था डी। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? उत्तर क्या हो जाएगा? रेशम। रेशम सबसे कोमल तंतु होता है। कुल मिलाकर के 15 चैप्टर में कुल मिलाकर के 20 ऑब्जेक्टिव था। 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक क्या है? सिले सिलाए वस्त्रों की गुणवत्ता और कारीगरी। जिसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी कि सिले सिलाए जो वस्त्र होता है ना, सिलाई जो मशीन पर कराया जाता है, उसी के बारे में, कारीगरी उरीगरी के बारे में पढ़ना है। जो सब्जेक्टिव है नहीं कि उतना विस्तार से बताएंगे। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव लाइक बताएंगे संक्षेप में, शॉर्ट में। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है किसका? तो आंतरिक सज्जा जो अभिव्यक्ति होता है, रुचि का भी होता है, धन के सदुपयोग का भी होता है, कौशल का भी होता है, कौशल की यानी सभी का होता है। गुणवत्ता कितने प्रकार की होती है? तो गुणवत्ता 3 प्रकार की होती है। बुटिया किससे संबंधित? तो बुटिया जो वस्त्रों की डिजाइनिंग से संबंधित है। मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? तो मूल्य गुणवत्ता से सीधा संबंध होता है। वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने का वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लेकेट कहते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है कितनी? सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां कितनी होती है? तो 3। गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बंधक, सिलाई, अस्तर, ये सब के सब गुणवत्ता का क्या चिन्ह है। प्लेकेट कहते हैं किसको? प्लेकेट किसको कहते हैं? तो प्लेकेट जो है ना, हम लोग बटन की पट्टी को कहते हैं। बटन की जो पट्टी होता है इसको प्लेकेट कहते हैं। तो 8 ऑब्जेक्टिव था कुल मिलाकर के 16 चैप्टर। 17 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक क्या है? शीर्षक है कपड़ों की देखरेख। कपड़ा जो होता है ना, उसका देखरेख कैसे कैसे करना चाहिए। तो आप लोग अच्छा तरह से परिचित हैं और समझ भी सकते हैं। समझाए ना समझा आप लोग समझ सकते हैं कपड़ा की देखरेख, फिर भी समझाएंगे, फिर भी सब्जेक्टिव है ना कि विस्तार से बताएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लायक सब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लायक ही बताएंगे बिना टाइम के व्यतीत किए। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? आप किसके संपर्क में जाइएगा तो ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाएगा? तो क्षार के संपर्क में जैसा ही जाएगा ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाएगा। निम्न में कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपके कपड़े पर खून का धब्बा लग गया, नहीं छूट रहा है किसी माध्यम से, ब्लीचिंग पाउडर से कीजिए, कैसे छूटेगा? निम्न में से कपड़े के देखभाल और रखाव की कौन सी विधि में पाए जाने की आवश्यकता होती है? फिर से, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? तो धोना। क्या हो जाएगा? धोना। इनमें से कौन सा प्राणी धब्बा है? प्राणिज धब्बा है। 4 का ऑप्शन दिया, बोला कौन सा प्राणिज धब्बा है, बताइए। तो क्या दूध जो है ना, यह प्राणिज धब्बा है, बाकी फूल चाय सब्जी प्राणिज धब्बा नहीं है। शुष्क धुलाई में विकास उपयोग किया जाता है। शुष्क जो धुलाई होता है उसमें विकास उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में जो है ना, मैदा का उपयोग नहीं किया जाता है, फ्रेंच का चौक का उपयोग नहीं, टेलकम पाउडर का उपयोग नहीं, यानी इनमें से किसी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर से। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत यह जो है किससे संबंधित है? तो कपड़ों की जांच से, द्रव्य का व्यवहार से, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य से ही नहीं, सब चीज़ इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं तो रेशम वस्त्र के लिए। सूखी धुलाई अगर इस्तेमाल करना है किसके लिए? तो रेशम वस्त्र के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? तो रसदार सब्जी जो होता है ना, वनस्पति धब्बा नहीं है। अगला प्रश्न, सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए?
तो सूती वस्त्र को कभी भी ठंडा पानी में ही धोइए, ज़्यादा बेटर होगा, गर्म पानी में मत धोइए, खाना तुरंत गायब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है ऊनी कपड़ों में किनारों को कर दिया जाता है कैसा। ऊनी कपड़ों में जो है ना किनारों को कैसा कर दिया जाता है, तो पिको दिया जाता है। ऊनी कपड़ों में किनारों को क्या किया जाता है, पिको दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए। तो ऊनी वस्त्र को गुनगुने पानी में धोइए, थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, उतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी होता है मीडियम में, बस उसी से धोइए आप आराम से। अगला प्रश्न देखिएगा कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो सूखी नीम की पत्तियाँ का प्रयोग कीजिए, जो सूखी नीम की पत्ती होता है ना उसी का प्रयोग कीजिए, ताकि आप क्या कीजिएगा कीड़ों से वस्त्रों को दूर रख सकते हैं। अगला प्रश्न इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। उत्तर हो जाएगा आगे से खुलना। अगला प्रश्न इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा पिन का सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, आयरन करना, उपयुक्त जितना भी सबके सब है ना वस्त्रों की देखभाल है। इस पर अगर इस प्रकार से आप नियम अपनाइएगा तो वस्त्रों का आप क्या कर सकते हैं, वस्त्र का आप देखभाल कर सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोला है। अगला ऑब्जेक्टिव में है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा जो है वह किस में नहीं की जाती है, सार्वजनिक सुविधा में नहीं की जाती है। 16 अब 17 नंबर ऑब्जेक्टिव किधर है, 17 नंबर ऑब्जेक्टिव ना, 17 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया था। तो साबुन बनाने में जो है ना वसा, बेसिन, छार सबको मिला करके तब साबुन बनाया जाता है, सीधे नहीं बन जाता है, इतना माध्यम से तब साबुन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। तो मांड जो है ना यह सूती कपड़ों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न कीमती वस्त्र को क्या कहते हैं, कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए। तो कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीन कराना चाहिए, ड्राई क्लीन आप कराइएगा कीमती वस्त्र को अच्छा रहेगा। साबुन का निर्माण मिश्रण से क्या होता है। साबुन का निर्माण मिश्रण से जो है ना वसा तथा क्षार से होता है। साबुन का निर्माण मिश्रण किस किस से होता है, तो वसा तथा क्षार से। गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से है। तो गृह सज्जा का मुख्य साधन पर्दे भी है, फर्नीचर भी है, छोटे सजावटी सामान भी सबके सब है। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। तो चाय का जो धब्बा होता है वनस्पति धब्बे के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं। क्षार के संपर्क में जैसे आप जाइएगा ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि क्षार के संपर्क में ना जाए, ऊनी वस्त्र नष्ट ना हो और अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के 17 चैप्टर में 23 सब्जेक्टिव था। लास्ट चैप्टर और इस विषय का लास्ट चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करें। जिस चैप्टर का शीर्षक क्या है, गृह विज्ञान, यानी घर की विज्ञान, घर के बारे में कुछ और उसकी प्रयोग क्या है, प्रयोगार्हकता, उसका प्रयोग किस प्रकार से कैसे करना है, बस उसी के बारे में लास्ट चैप्टर है। चलिए विस्तार से देखते हैं। तो सब्जेक्टिव है ना कि उतना काफ़ी विस्तार से बताएंगे, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव के लायक ही बताएंगे। चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। तो खिड़की और दरवाज़ा, इसकी प्रतिदिन सफाई करें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फर्श हो गया, स्लैब हो गया, बर्तन, इस सबका प्रतिदिन सफाई करना जरूरी है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा किस में नहीं की जाती है, तो सार्वजनिक सुविधा में आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है। तो नमी युक्त जो वस्त्र होता है ना उस पर फफूंदी के दाग लग जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। तो कमरों की सज्जा, कमरों की जो सज्जा होता है आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है। पारिवारिक साधनों का जो सदुपयोग होता है गृह प्रबंधन कहलाता है। गृह विज्ञान के उप विषयों का पर्याप्त ज्ञान निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण संस्थान खोलने में मदद करता है। उत्तर हो जाएगा कुकरी क्लासेस। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा गृह उद्योग नहीं है। तो अस्पताल खोलना, ये गृह उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कढ़ाई करना या फिर स्वेटर बुनना, स्वेटर होता है ना, या फिर पुस्तकों की जिल्द बांधना, सबके सब गृह उद्योग है, जबकि अस्पताल गृह उद्योग नहीं है। अस्पताल खोलना गृह उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो डायटेटिक्स जो होता है ना गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। बाकी
जो बच गया प्रसार, शिक्षा, वस्त्र विज्ञान, मानव विकास सब है। अगला प्रश्न, विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने वाली गृह विज्ञान की संस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा गृह विज्ञान कॉलेज, पॉलिटेक्निक या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, गृह विज्ञान के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी गृह विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल से स्वरोजगार के कौन से क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन से है? तो गृह विज्ञान के क्षेत्र गृह प्रबंधन है। गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का क्षेत्र ही कहलाता है। अब 12 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है। ऐसे कर लेते ताकि आप लोग को भी दिखाई दे। 12 नंबर, गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? गृह विज्ञान का अर्थ होता है अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला। अपने संसाधन का जो प्रबंधन करने की कला होता है वही गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण है, गृह विज्ञान जो है वह महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो वह गृह का प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंतरिक सज्जाकर। आंतरिक सज्जाकार जो होता है ना, यह गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का आंतरिक यह अवसर है। ठीक है ना, स्वरोजगार का अवसर है। इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए? जैसे कौन से घर के कार्य है, ठीक है ना, उसको पति और पत्नी के द्वारा ही साझा कर दिया जाना चाहिए। तो खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, बर्तन धोना, इसे घरेलू पति पत्नी मिलकर ही कर देना चाहिए। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? योग्यता हो, रुचि हो, कौशल सब मानवीय संसाधन। निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? सुरक्षा। सुरक्षा जो एक कला का तत्व नहीं है, बाकी रेखा रंग आकृति एक कला का तत्व, जबकि सुरक्षा कला का तत्व नहीं है। तो कुल मिलाकर के 18 चैप्टर में 17 ऑब्जेक्टिव था। तो देखा जैसा कि आप लोगों ने होम साइंस यानी गृह विज्ञान के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किया इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तनिक भी अच्छा लगा होगा, तो आप उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो अगले ईयर एग्जाम देने वाले हैं, ताकि आपका भी भला हो, कर भला तो हो भला, वही वाली बात। तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगले व्यक्ति के पास भी, ताकि वो भी पढ़ लेगा, ताकि अच्छा हो, आपके माध्यम से वो भी नंबर है, आपका नाम भी ले। तो अगर आप लोग चाहते कि और भी विषय का हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत हम वीडियो को इतना ही पे एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। और